जन्नत के पत्ते। सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि उसके ब्रदर डियरेस्ट का जवाब इन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इनकार नहीं करेगा। उसने आज तक अब्दुर्रहमान को ना नहीं की थी। वो उसे ना कभी नहीं कर सकता था। हया उस सुबह जब हलीमा आंटी के घर से वापस आ रही थी तो उसके मोबाइल पे जहान का पैगाम आया था। बग्गी से उतरते हुए उसने पैगाम खोल कर पढ़ा। सुनो, मैं अभी ज़रा काम से बयूक अदा आ रहा हूँ। दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे, ठीक? हया ने हैरत से टाइम देखा। सुबह के 7 बजे थे। अगर वो अभी चला हो तो 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाएगा। फिर वो दोपहर तक बयूक अदा में क्या करेगा? उसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा? वो उलझती हुई अंदर आई थी। बैग बेड पे रखते हुए उसने मोबाइल पे जहान का नंबर मिलाया। नंबर बिजी जा रहा था। उसने फ़ोन रखा और चौखट में आ खड़ी हुई। सामने आयशे और बहारे अपनी चीज़ें इकट्ठी करती नज़र आ रही थीं। उन्होंने अब जंगल जाना था। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी आयशे, जहान आ रहा है, वो ज़रा उलझी उलझी सी बता रही थी। श्योर, आयशा ने समझकर सर हिला दिया और थैला लिए बाहर चली गई। फिर 8 बजे के करीब वो सिंघार मेज़ के सामने आ खड़ी हुई। जहान आ रहा था, उसे ढंग से तैयार होना चाहिए। उसने हल्के हल्के नम बालों में ब्रश फेरा। फिर एक दराज से वो थैली निकाली जिसमें उसका तीसरा मोती रखा हुआ था। बहारे की सिल्वर चेन में उसने वो मोती वैसे ही परो दिया जैसे वो दोनों बहनें परोती थी और चैन गर्दन से लगाकर दोनों हाथ पीछे ले जाकर हुक बंद किया था। तंग जंजीर गर्दन से चिपक गई थी और दरमियान में अटका मोती मज़ीद चमकने लगा था। अब उसने फिर से जहान का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। हेलो, जहान बोला तो पीछे बाजार का मखसूस शोर था। जहान, तुम पहुंच गए? हाँ, मैं तुमसे दोपहर में मिलता हूँ। तो तुम दोपहर तक क्या करोगे इधर? मैं वो ज़रा रुका। मैं एक दोस्त से मिलने आया था, अभी उसके पास जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? अचंभे से पूछते हुए उसे एहसास हुआ कि जहान ने सिवाय अली करामत और उसकी माँ के कभी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया था, या उसका कोई दोस्त नहीं था, या वो अपने दोस्तों का जिक्र मस्तूर रखता था। है कोई? तुम नहीं जानती? अच्छा, मैं फारिग होकर कॉल करता हूँ। वो उजलत में लग रहा था। ओके। उसने फ़ोन कान से हटाया। फिर सोचा कि लंच पर ही पूछ लेगी, क्योंकि वो वहाँ जहान को इस सफ़ेद महल में नहीं बुलाना चाहती थी। सो जल्दी से फ़ोन कान के साथ लगाकर हेलो जहान कहा कि मुबादा उसने फ़ोन बंद न कर दिया हो। जहान भी फ़ोन बंद करने की बजाय कान से हटाकर दूसरी तरफ किसी से बात करने में मसरूफ़ था। उसने यकीनन हया का हेलो नहीं सुना था। वो तुर्की में कह रहा था, कोई मुबहम सा फिक्रा जिसमें ओतल ग्रैंड समझ में आया था। साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। ओतल ग्रैंड यानी होटल ग्रैंड। जहान ने होटल ग्रैंड का जिक्र किया, यानी वो होटल ग्रैंड जा रहा था। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। क्या जहान को इल्म नहीं कि वो अब्दुर्रहमान पाशा का होटल है, और पाशा तो अब बयूक अदा वापस आ गया है। लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं, इसलिए उसने यकीनन अपने दोस्त को वही मकाम बताया होगा। और जहान तो सिरे से किसी अब्दुर्रहमान को जानता ही नहीं था। फिर अच्छा छोड़ो सब, दोपहर में उससे मिलना तो पूछ लेना। सारे ख्यालात जहन से झटकती वो पज़ल बॉक्स लेकर उठी और स्टडी में आ बैठी। कुछ देर वो बॉक्स को उलट पुलट कर देखती रही। फिर एकदम एक नहस पर पहुंचकर बॉक्स मेज़ पर रख कर उठी और तेज़ी से सीढ़ियाँ फुलांगती नीचे आई। जर्द लंबे फ्रॉक पे उसने भूरा स्टॉल
शानों के गिर्द सख्ती से लपेट लिया, बाल यूं ही खुले रहने दिए और पर्स में काली मिर्च का स्प्रे रखकर वो बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि वो अब जब तक जहान को और होटल ग्रैंड को नहीं देख लेगी उसे बेचैनी रहेगी। अब चाहे उसके लिए उसको तन्हा सफ़र क्यों ना करना पड़े। वैसे भी जजीरा छोटा सा था। होटल ग्रैंड और उसकी अकबी फूलों की मार्केट इस महल से तकरीबन 15 मिनट की हॉर्स राइड पर थी, मगर बंदरगाह से उसका फासला 10 मिनट ऊपर था। क्या तुम मुझे 10 मिनट में फूलों की मार्केट पहुंचा सकते हो? उसने 5 लीरा के 2 खड़खड़ाते नोट बगीबान के सामने करके संजीदगी से पूछा। बगीबान ने एक नज़र नोटों को देखा और दूसरी नज़र उस पर डाली। तमाम। अगले ही लम्हे उसकी बगी के दोनों घोड़े पथरीली सड़क पर दौड़ रहे थे। वो एक लंबी सीधी सड़क थी जो 2 रुइया दरख्तों से घिरी थी और उसके आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की बुलंद बाला इमारत खड़ी थी। इमारत के पीछे साहिल था। गो वो यहाँ से नज़र नहीं आता था। इमारत पूरी कॉलोनी में मुमताज़ दिखती थी क्योंकि आसपास छोटे मोटे कैफ़े थे या फिर फूलों की दुकानें। फूलों की मार्केट यहाँ से शुरू होकर होटल के अकब में पिछली गली तक फैली थी। वो फूलों को एक स्टॉल पे जा खड़ी हुई और यूं ही बेतवज्जी से फूल उठा उठा कर देखने लगी। बेचैन निगाहें बार बार उठकर होटल के दरवाजे का तवाफ करती। पता नहीं जहान ने आना भी था या उसने यूं ही इस होटल का तज़किरा किया था। तभी गली के सिरे पे एक बगी रुकती दिखाई दी। उसमें से नीचे उतरने वाला बिलाशुबा जहान ही था। उसने सर पे सुर्ख कैप ले रखी थी और अब वो वॉलेट से पैसे निकालकर बगीबान को दे रहा था। हया जल्दी से एक ऊंचे शेल्फ के पीछे जा खड़ी हुई जिस पे गमले रखे थे। गमलों और फूलों की झुकी टहनियों की दरमियानी दर्जों से उसे वो मंजर नज़र आ रहा था। पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। वो अब होटल की मुखालिफ सिमत में सर झुकाए जेबों में हाथ डाले चलता जा रहा था। उसका रख होटल की अकबी गली की तरफ था। बेचारा आया होगा किसी दोस्त से मिलने। वो क्यों उसके पीछे पड़ गई है? वो क्यों उसका ताक़ुब कर रही है? उसने झुंझलाकर खुद को कोसा। जहान के आसपास सड़क पे बहुत से लोग दूसरी सिमत में जा रहे थे। वो भी इस रीले के पीछे चल दी। अब जहान को पुकारना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ ना था। बस वो कहीं किसी कैफ़े में चला जाए तो वो वापस चली जाएगी। गली के दोराहे पे फूलों का एक बड़ा सा स्टॉल लगा था। वो उसके सामने आ खड़ी हुई और एक फ्लोरल मैगज़ीन उठाकर अपने चेहरे के सामने कर लिया। मैगज़ीन के इतराफ से उसे गली का अकबी हिस्सा नज़र आ रहा था जहाँ दूर आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की पुश्त थी। वहाँ एक छोटा सा प्राइवेट पार्किंग लॉट बना था और मुस्तैद गार्ड्स पहरा दे रहे थे। यकीनन वो होटल के मालिकान के लिए था और वहाँ पर कोई प्राइवेट लिफ्ट भी होगी जो होटल के आला ओहदेदार को डायरेक्ट अपने फ्लोर तक पहुँचा देती होगी। उसने मैगज़ीन के कवर का किनारा ज़रा सा मोड़ कर दिखा। जहान उस तरह सर झुकाए चलता हुआ सामने जा रहा था होटल ग्रैंड की अकब की तरफ। सेल्समैन अब उससे क्या चाहिए पूछ रहा था। ट्यूलिप्स। सब्ज़ रंग का ट्यूलिप मिल सकता है? उसने इर्द गिर्द ट्यूलिप के फूलों को देखते हुए वो रंग पूछा जो इस्तांबुल क्या कुराए अर्ज़ पर भी शायद मिलता। उसके ख्याल में सब्ज़ रंग का ट्यूलिप। दुकानदार ज़रा हैरान हुआ, फिर बोला, मिल जाएगा। इतने ज़्यादा क्यों होते हैं ट्यूलिप इस्तांबुल में? जहाँ देखो ट्यूलिप्स ही नज़र आते हैं। उसने जल्दी से दूसरा सवाल झाड़ा। कनखियों से उसे जहान अब पार्किंग लॉट तक पहुँचता नज़र आ रहा था। वहाँ रुककर उसने वॉलेट निकालकर गार्ड को कुछ दिखाया, शायद अपना आईडी कार्ड। नफ़ी में सर हिलाकर जवाबन कुछ कह रहा था। ट्यूलिप्स तो इस्तांबुल का सिंबल हैं। क्या आपने ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में? दुकानदार जोशो खरोश से उसे फेस्टिवल के बारे में बताने लगा जिसमें उसे कतन कोई दिलचस्पी ना थी। वो बज़ाहिर सर हिलाकर सुनती, गाहे बगाहे एक निगाह होटल के अकबी पार्किंग लॉट पर
डाल लेती जहाँ वो अभी तक खड़ा गार्ड से कुछ कह रहा था। जब तक वो वापस पलटा, हया स्टॉल पे बैठकर मैगज़ीन चेहरे के सामने किए फूलों में कैमोफ्लाज हुई बैठी थी। अब बस जहान चला जाए तो वो भी खामोशी से निकल जाएगी। किसी ने नरमी से मैगज़ीन उसके हाथ से खींचा। उसने चौंक कर देखा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगज़ीन उसके सामने करते हैं तो उसको उल्टा नहीं पकड़ते। ऐन उसके सर पे खड़ा जहान सिकंदर ने नरमी से मुस्कुराहट के साथ कहकर मैगज़ीन सीधा करके थमाया। अगर ज़मीन में गड़ जाने से ज़्यादा मुबालगा अमेज़ मुहावरा होता तो वो इस वक्त हया सुलेमान पे सादिक उतरता। वो कतरे बौखला कर खड़ी हुई। ओ तुम इधर क्या कर रहे हो? जवाबन जहान ने मुस्कुराहट दबाए सवालिया आबरू उठाई। नहीं, बल्कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो ज़रा खफ्त से मुस्कुराई। मैं एक काम से आया था और तुम शायद मेरे पीछे। वो मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका चेहरा ज़रा सतना हुआ लग रहा था। नहीं, तुम्हारे पीछे क्यों? मैं भी एक काम से आई थी। वो संभल कर मुस्कुरा कर बोली, अलबत्ता दिल अभी तक धक धक कर रहा था। वाकई? हाँ, मैं इस इलाके पे एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, हालांकि एक जर्नलिस्ट दोस्त के लिए। बहुत दिलचस्प है। जहान ने जवाबन निगाहें झुकाकर उसके खाली हाथ को देखा। और तुम कागज़ के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो?